जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस पर आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, बात करेंगे पीटीटी एग्जाम के लिए इंडिया जीके की। और इंडिया जीके के ये जो प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। और आप सभी को विदित है कि इंडिया जीके कहीं ना कहीं अधिक पूछा जाता है। ठीक है, इसका जो हम कह सकते हैं सेक्शन जो है वो अधिक रहता है। और दोस्तों, ये मॉक टेस्ट जो रहेगा इसके आखिर तक आपको जुड़े रहना है। अंतिम तैयारी किसकी है भारी, इस स्लोगन के साथ में हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और आखिर तक जुड़े रहेंगे। दोस्तों, आप सभी को विदित है 21 मई को आपका एग्ज़ाम है। और अगर आपने अभी तक भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करा है तो एडमिट कार्ड डाउनलोड ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी दोस्तों, पीटीटी जो है ना, आपको पेपर कैसे हल करना है इसकी रणनीति मैं आपको बता चुका हूँ। वो रणनीति आप ज़रूर देखना, वो बेहतरीन। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके। दोस्तों, प्रश्न बैंक भी डाउनलोड कर सकते हैं 49 में, अब अगर आपकी इच्छा है तो, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम तो 49 नहीं देंगे, देखो 49 अगर आप करना चाहो तो फिर राजस्थान 360 ऐप को ओपन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ये कंप्लीट कोर्स मिलेगा पीटीटी का। और अगर आप चाहते हैं नहीं हमें तो फ्री वाला कोर्स चाहिए, तो दोस्तों आप फ्री वाला कोर्स भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल में जाना है, राजस्थान क्लासेज टाइप करना है सॉरी, तो आपको फ्री कंप्लीट जो है ये कोर्स मिल जाएगा। दोस्तों, सभी के लिंक इस प्रकार से है। टेलीग्राम का लिंक ये है, गूगल वेबसाइट अगर आप ये टाइप करते हैं तो मिल जाएगा, प्ले स्टोर से ऐप ये है आपका, और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, चलिए शुरू करें आज की क्लास को। शेयर जरूर करना दोस्तों। ओल्ड पेपर राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर फ्री अपलोड करे गए हैं। चलो साहब, बहुत बढ़िया। पहला सवाल है कि भारत के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों, अगर देखा जाता है तो कंचनजंगा आप सभी को पता है कहाँ पर है। कंचनजंगा जो है ना ये सिक्किम में है। हाँ, नीलगिरी जो है आप सभी को पता है, नंदा देवी सभी को पता है कि उत्तराखंड साइड है। अन्नामुड़ी और नीलगिरी जो है ना दोस्तों, ये दो चोटियाँ जो है ना दक्षिण की चोटियाँ है, लेकिन किस में पड़ती है, पश्चिमी घाट में पड़ती है। आप सभी को पता है किस में, पश्चिमी घाट में। और पश्चिमी घाट में अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ है ना दोस्तों, अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे जो ऊंची चोटी कह सकते हैं अन्नामुड़ी, या फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी अन्नामुड़ी ही है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये शानदार सवाल था, बेहतरीन सवाल था। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है दोस्तों, याद रखना, है ना। हाँ, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है पाम्बन जो द्वीप है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को पता है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाम्बन द्वीप दोस्तों। ठीक है, और हम बात करें कि कोको द्वीप कहाँ पर है दोस्तों, तो कोको द्वीप जो है मालदीव और भारत के बीच में है, ये भी याद रखना आप। ठीक है, और अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सीधी सी बात है, इसमें से जो तटीय राज्य है ना वो ही होगा। और तटीय हालांकि तमिलनाडु भी है, उड़ीसा भी है, पर जो सबसे अधिक जो है ना तट की अपनी सीमा जो लगाता है, तटीय सीमा, वो सबसे अधिक गुजरात ही लगाता है, अकेला 1600 किलोमीटर है दोस्तों। तो यहाँ पे नमक का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है इस्पात नगरी किस शहर को कहा जाता है। इस्पात नगरी दोस्तों झारखंड के जमशेदपुर को कहा जाता है। झारखंड के जमशेदपुर को कहा जाता है। इसको भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है, टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। हालांकि प्राचीन भारत का टाटा नगर आप सभी को पता है कि रेड टोंक को कहा जाता है। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय जो है ना वो कौन सा है प्यारे साथियों। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को, राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना। इसकी स्थापना की बात करें तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट सवाल है, ऑप्शन डी को लॉक करा है। और पर्वतों की रानी जिसे कहते हैं मसूरी, और मसूरी दोस्तों ये कहाँ किस राज्य में स्थित है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। दोस्तों, मसूरी कहाँ पर है, तो आप सभी को पता है कि मसूरी जो है ना ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, आप सभी को पता है। ठीक है, उत्तराखंड में देहरादून में ही पड़ती है ये, देहरादून में। और देहरादून में क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है वन विभाग का जो कार्यालय है वो भी यहीं पर है ना। तो आपको याद होना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल था आपका। अगला सवाल है मध्य प्रदेश में एरण का मंदिर जो है ना किसको समर्पित है। मध्य प्रदेश का एरण का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। मध्य प्रदेश का एक सागर नाम से जिला है दोस्तों, उस जिले में एरण का मंदिर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें भानुगुप्त का अभिलेख भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा कि गुप्तकालीन मंदिर की विशेषता जो है वो क्या है। गुप्तकालीन मंदिर की विशेषता,
तो देखो गर्भगृह उसका है, चपटी और शिखर युक्त छत भी है, प्राचीर युक्त प्रांगण भी है, और उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। ये इम्पोर्टेंट सवाल था। अगला सवाल है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है ना, यानी कि ऑप्शन बी आपका लॉक होगा दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा, पूछा क्या जा रहा है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट सवाल के लिए आज से पूछा जा रहा है। देखो, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये न्यायपालिका है दोस्तों। कौन है? न्यायपालिका। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका लॉक होगा यहाँ पे। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल था। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, ये सवाल किया जा रहा है आपसे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को। और सवाल भी तो इम्पोर्टेंट है। यस, बहुत बढ़िया। तो हम बात करें ना यहाँ पे, तो किरण बेदी दोस्तों जो है ना यहाँ पे, ये प्रथम महिला IPS है। ठीक है, और ये जो सत्येंद्र नाथ टैगोर है, ये प्रथम भारतीय ICS अधिकारी है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। और अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है दोस्तों, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक है भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, ये आपको कमेंट करने बताना है, कमेंट करके बताना है। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। अगला सवाल है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, है ना, प्रथम महिला आपसे पूछा है। हालांकि हम बात करें प्रथम महिला की तो इंदिरा गांधी को लॉक करेंगे। इनको 1971 में दिया गया था। मदर टेरेसा को भी मिला था ये, लेकिन मदर टेरेसा को 1980 में दिया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर लता मंगेशकर को भी दिया गया था। तो यहाँ पे फिलहाल आपका ऑप्शन होगा ना, वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, और खेल में सबसे पहले जो पुरस्कृत अगर करा है तो किसको? सचिन तेंदुलकर को करा है ना, क्रिकेट के जिन्हें भगवान कहा जाता है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति जो थे ना, वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको अपनी पुस्तक के लिए, जिस पुस्तक का नाम था गीतांजलि, और दोस्तों इन्हें ये पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया गया। वैसे साहित्य क्षेत्र ही होगा, क्योंकि गीतांजलि इनकी पुस्तक थी, और इस पुस्तक के बलबूते इनको जो है क्या मिला था, ये नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों 1913 में। ठीक है, याद रख लेंगे ना। अगला सवाल देखो कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो सीधी सी बात है, लखनऊ में है दोस्तों। कहाँ पे है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और अगला सवाल देखिए, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति को लॉक करते क्या? हाँ सर, करना ही पड़ेगा, राष्ट्रपति ही करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि बुद्ध का निधन किस वर्ष में हुआ? देखिए दोस्तों, बुद्ध का निधन जो है ना, किस वर्ष में हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ इनका निधन। ठीक है, यानी ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे हम लोग। अगले सवाल को देख लेंगे, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान जो है गौतम बुद्ध से संबंध नहीं रखता? तो यहाँ पे पावापुरी जो है आपका लॉक हो जाएगा। पावापुरी नहीं रखता, बाकी सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर ये है। पावापुरी जो है ना, ये जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ओके। अगला सवाल, वैसे आप सबको पता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है दोस्तों कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के समय हुआ, पता, लुम्बिनी गांव में हुआ था। और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, और इसीलिए इनके वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। झेलम नदी अपना जल किस नदी में ले जाती है दोस्तों? ये जो ऊपर वाली नदियाँ है ना, इस प्रकार से है ना, तो ये वाली नदियाँ सारी झेलम है जैसे, है ना, चिनाब है, और सतलज है, सिंधु है, ये सारी नदियाँ। दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिनाब। झेलम का प्राचीन नाम था विस्तता। ठीक है, और हम बात करें दोस्तों, यस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो उत्तर भारत की ये नदी है, वैसे कश्मीर से निकलती है, ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए, इनमें से कौन सी नदी है जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में गहरे गाज का निर्माण करती है? तो महानदी करे
सर महानदी तो यहाँ पे ओडिशा की तरफ है। अच्छा, सही बात है। तो हम लोग यूँ कहेंगे कि भाई चिनाब नदी है जो गहरे गार्ज का निर्माण करती है, और ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और फिर सिंधु नदी में ये प्रवेश करती है, ठीक है। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है तो ये चिनाब ही है। जैन धर्म में त्रिरत्न शामिल है। देखिए दोस्तों, जैन धर्म में त्रिरत्न शामिल नहीं है, सॉरी, त्रिरत्न में शामिल 3 है, लेकिन एक वो है जो नहीं है, तो ये नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी सम्यक वाणी नहीं है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ठीक है। जैन धर्म के 3 रत्न है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी और इन्होंने वापस कर दी थी, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद करी थी दोस्तों इन्होंने वापस। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, 13 अप्रैल को 1919 को, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, क्या कहा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है दोस्तों? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी संसद जो है ये निर्धारित करती है। और अगला सवाल है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर जो है ना दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और ये एक बेहतरीन सवाल भी आपके लिए कहा जा सकता है। अगला सवाल देखिएगा, जूट उत्पादन हो गया ना, यस हो गया। और लोकसभा अध्यक्ष ये हो गया, ये हो गया। हाँ, कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वैसे आप सभी को पता है 1885 में जो है बम्बई में सर्वप्रथम जो है इसका उद्घाटन हुआ था, या फिर हम कह सकते हैं पहला ये अधिवेशन था, प्रथम अधिवेशन था दोस्तों, आप सभी को पता है ना। और हम बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा नौरोभाई। कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष दादा नौरोभाई थे। ओके दोस्तों, ठीक है। और यहीं पे हम बात करें तो पहली बार स्वराज शब्द का जो है यूज हुआ था, उपयोग हुआ था। अगला सवाल है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? बताइए दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो अभी बात हुई हमारी कांग्रेस का प्रथम विभाजन। अच्छा, विभाजन की बात नहीं हुई। विभाजन दोस्तों 1907 में हुआ था। 1917 में पुनः इसका दूसरी बार विभाजन हुआ था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 1907 होगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे अध्यक्ष की भी बात करें तो रास बिहारी घोष थे, है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बेहतरीन सवाल था। और अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? निम्नलिखित में से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार को लॉक करेंगे दोस्तों। ये बेहतरीन सवाल है, यानी कि ऑप्शन ए को आपने लॉक कराया, बहुत बढ़िया। और ये 2009 से लेकर 2014 तक ये रहे थे लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। मीरा कुमार को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। और ये पूछा जा रहा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति जो होता है वो कौन होता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और अगले सवाल को देखेंगे, सैंधव सभ्यता के लोग किस पशु को रखते थे? सैंधव सभ्यता के लोग जो है ना किस पशु को रखते थे? तो यहाँ पे हम बात करें तो ये बैल, भेड़, गैंडे सभी को रखते थे, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल देखिए पूछा क्या जा रहा है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो यहाँ पे जो है ना हम बात करें तो ऑप्शन बी, राज्यसभा ही होगा, क्योंकि राज्यसभा का जो है ना हम लोग अगर देखें ना तो जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। हाँ सर पता है। और ये अनुच्छेद कौन सा है? 89 एक, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादर्शी था? देवान पियादर्शी, तो ये था अशोक। अशोक जो है ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इनमें से प्राचीनतम राजवंश की बात करें दोस्तों तो मौर्य राजवंश जो है सबसे प्राचीन है, उसके बाद गुप्त है, ठीक है, फिर कुषाण भी है। अगला सवाल देखिएगा, क्या कहा जा रहा है, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? उसकी वजह क्या थी? तो दोस्तों कलंदर की उपाधि उसको दी गई थी उसकी उदारता के कारण, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब था आपका। क्योंकि देखो एक जीता जागता उदाहरण उसका मतलब इतिहास में दिखाई देता है कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था ना, और उस युद्ध में जो धन लूटा गया था उस सभी धन जो है सैनिकों और अधिकारियों और रिश्तेदारों को बांट दिया था। तो ये उसकी उदारता का जो है
एक परिचय था उसमें। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था दोस्तों? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? केसरी होगा। ठीक है, और अब एक आसान सा सवाल मैं आपको पूछने वाला हूँ, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, कि कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? जिसको कौटिल्य कहते हैं, चाणक्य जो थे, आज हम चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं, वो प्रधानमंत्री थे दोस्तों। किसके समय जो प्रधानमंत्री थे, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए बताइए? आंसर ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप ऐप को विजिट ज़रूर करना, राजस्थान 360 ऐप को। यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और पीटीटी का जो है ये आपका फ्री जो कोर्स अगर लेना चाहो तो गूगल में राजस्थान क्लासेज ज़रूर देखना। ठीक है, और बाकी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा पहली बार हो तो। और कमेंट प्लीज़, जो आपसे सवाल किया है ना दोस्तों, उसका आंसर ज़रूर देना कि कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था। पीटीटी के ओल्ड पेपर दोस्तों 2011 से लेकर 2022 तक के ऐप में भी मिल जाएंगे, तो वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। ओके, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।